हेलो एवरीवन। तो आज है 23 दिसंबर और इस सेशन में आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करते हैं एमसीक्यू के थ्रू। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सेशन अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ वगैरह यहीं पे प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह के फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा, फिर ऑप्शन रहेगा। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे बढ़िया से, कि इसके एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, एज पर फाइनेंस मिनिस्ट्री लेटेस्ट डेटा, व्हाट इज इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022-2023। यानी कि पूछा जा रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके लेटेस्ट डेटा के अनुसार भारत का जो जीडीपी है, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ, वो फर्स्ट हाफ में कितना था 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में। तो ऑप्शन ए है 7.7%, ऑप्शन बी है 8.7%, ऑप्शन सी है 9.7% और ऑप्शन डी है 10.7%। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 9.7% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9.7% हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कुछ इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए, एज पर फाइनेंस मिनिस्ट्री लेटेस्ट डेटा, इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022-2023 इज एवरेज टू 9.7%। तो फर्स्ट हाफ में ये मतलब कितना एवरेज था, उसके डेटा के अनुसार 9.7% था। दिस वॉज अनाउंस्ड इन द मिनिस्ट्रीज मिड ईयर एक्सपेंडिचर एंड रेन्यू स्टेटमेंट। और इसको कब अनाउंस किया गया? तो जो मिड ईयर होता है, यानी कि बीच के साल के जो खर्चे होते हैं उसके टाइम में किया गया। द मिनिस्ट्री सेड इट कुड नॉट प्रेजेंट द मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क as mandated by the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, as the global macroeconomic situation disrupted the government's projection। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ स्पेशल नेगोशिएशन राउंड ऑन 3 ऑफ द 4 पिलर ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इन February 2023। तो बोला जा रहा है कि कौन सा देश है जो आयोजन करेगा स्पेशल नेगोशिएशन राउंड 3 साल का, जो 4th पिलर का है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का, फरवरी 2023 में। तो फरवरी 2023 में होने वाले जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इसको होस्ट कौन करने वाला है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो आपको, अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो आइए देखते हैं इसके करेक्ट आंसर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है। इसको कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया, ठीक है। किसको? तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसका मतलब जो राउंड 3 होगा 4th पिलर का, तो इसको होस्ट किया जाएगा 2023 के फरवरी में। और किसके द्वारा? तो इंडिया द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गया। तो और एक बात और सुन लीजिए कि डेली सुबह में द हिंदू का जो वोकेबलरी का सेशन होता है उससे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उससे आपका जो वोकेब का फोबिया है आपके अंदर वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है एक एक वर्ड को। तो एक बार इसे देख के जरूर, मतलब अगर ज्वाइन करके देखिए कि कैसा लग रहा है सेशन, फिर आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो देखते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए, जो इंडिया है ये क्या करेगा? होस्ट करेगा जो नेक्स्ट स्पेशल नेगोशिएशन राउंड है 3 ऑफ द 4 पिलर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स लीड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑन फरवरी 2023 में। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी बता दिया है कि फरवरी 2023 में इसको होस्ट किया जाएगा। किसके द्वारा? तो इंडिया द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ये थर्ड है, कौन राउंड है? तो थर्ड राउंड है, ठीक है, 4th पिलर्स के। IPEF हैज़ 4 पिलर इन ऑल, नेमली ट्रेड, सप्लाई चेन, टैक्स एंड एंटी करप्शन एंड क्लीन एनर्जी। तो इसके 4 पिलर है। कौन कौन से हैं? एक तो ट्रेड है, दूसरा सप्लाई चेन है, तीसरा टैक्स एंड एंटी करप्शन है और चौथा है क्लीन एनर्जी। तो जिसमें से ये तीसरा राउंड रहेगा, ठीक है, जो इंडिया द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो कब किया जाएगा? 2023 में किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना है। ड्यूरिंग द फर्स्ट एवर इन person ministerial in September 2022, India decided to join only 3 pillar and opted out of the ट्रेड पिलर। तो देखिए, इंडिया ने डिसाइड किया सितंबर 2022 में कि कौन सा पिलर वो ज्वाइन करेगा, तो सिर्फ तीसरा पिलर ही वो ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट रेज बाय गवर्नमेंट थ्रू
डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ PSE सिंस 2014। तो पूछा जा रहा है कि टोटल कितना अमाउंट रेज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक सेल था PSE का 2014 से। तो ऑप्शन ए है RS 1.01 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 2.02 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 3.03 लाख करोड़ और ऑप्शन डी है RS 4.04 लाख करोड़। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। RS 4.04 लाख करोड़ टोटल अमाउंट है रेज किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, किसके द्वारा, तो डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक सेल है PSE के द्वारा 2014 से अभी तक का। तो देखिए यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ रेज्ड ओवर RS 4.04 lakh crore through disinvestment and strategic sale of public sector enterprises since 2014, the finance ministry said। और ऐसा किसने कहा है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस बात को कहा है। द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ओवर RS 1.07 lakh crore was raised through offer in the sale in 59 cases। तो टोटल RS 1.07 लाख करोड़ रेज किया गया था किसके द्वारा, तो जो ऑफर दिया गया था सेल के लिए 59 केसों के लिए, उसके लिए। दिस वाज फॉलोड बाय ए स्टेक सेल थ्रू एक्सचेंज ट्रेड फंड। तो ETF का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसके द्वारा इसको फॉलोड किया गया इन 10 ट्रेंचेज अमाउंटिंग टू RS 98,949 करोड़। स्ट्रेटेजिक सेल इन 10 कंपनीज इंक्लूडिंग एयर इंडिया yielded RS 69,412 करोड़। 17 CPSEs were listed since 2014-15 which yielded RS 50,386 करोड़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप सेशन देख रहे हैं तो चीज़ें जरूर नोट करने का आदत डालिए, इससे आपका कंसंट्रेशन बना रहता है और ये चीज़ हम आपको हर लेक्चर में बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी जनरेटेड मोस्ट नंबर ऑफ जॉब अंडर PMEGP स्कीम इन द करेंट फिस्कल ईयर। तो बोला जा रहा है कि कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी है जिसने सबसे ज़्यादा जॉब जनरेट किया है PMEGP स्कीम के तहत इस फाइनेंशियल ईयर में। तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर ने क्या किया, सबसे ज़्यादा जॉब PMEGP स्कीम के तहत जनरेट किया है इस फाइनेंशियल करंट फिस्कल ईयर में, ठीक है। करंट फिस्कल ईयर में सबसे ज़्यादा जॉब किसके द्वारा जनरेट किया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर द्वारा किया गया। यहाँ पे दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ जनरेटेड द मोस्ट नंबर ऑफ जॉब्स अमॉन्ग ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी अंडर द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। PMEGP जिसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसके तहत सबसे ज़्यादा जॉब कौन जनरेट किया है, तो जम्मू और कश्मीर किया है, ठीक है, इस फिस्कल ईयर में। द स्कीम by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises is implemented by Khadi and Village Industries Commission. Since 2008, 62,808 jobs were created by 7,851 assisted project in Jammu and Kashmir। तो टोटल 62,808 जॉब क्रिएट किए गए हैं किसके द्वारा, 7,851 असिस्टेड प्रोजेक्ट के द्वारा, और कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर। तो ये था डेटा को आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट। तो पूछा जा रहा है कि जो 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट है इसे कौन से संस्था ने जारी किया है। तो ऑप्शन ए है WEF, ऑप्शन बी है IMF, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक और ऑप्शन डी है ADB। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, इस रिपोर्ट को जारी किया है जिसका नाम है 2022 इन 9 चार्ट, ठीक है। तो देखिए द वर्ल्ड बैंक रिलीज ए रिपोर्ट टाइटल 2022 इन 9 charts in which it said that the world is in the deepest showdown since 1970 and 685 million people could be living in extreme poverty by end of 2022. This would make 2022 the second worst year of poverty reduction in the past 2 decades after 2020। तो ये बताया जा रहा है इसमें कि जो 2022 है वो सबसे मतलब से दूसरा ऐसा सबसे साल रहेगा जिसमें गरीबी कम हुई है, ठीक है, पोवर्टी रिडक्शन में। क्योंकि पिछले अगर 2 दशक की बात की जाए तो सबसे आगे 2020 है, उसके बाद 2022 में सबसे कम पॉवर्टी रिडक्शन हुआ था और अब 2022 की बात हो रही है, ठीक है। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।